बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एलसी क्या है, इसकी डेफिनेशन, एलसी की टाइप्स, एलसी का प्रोसेस फ्लो, एलसी की स्पेशल टाइप्स, इन सब टॉपिक्स पे डिफरेंट वीडियोस बना के मैंने अपलोड कर दी हुई हैं। अब मुझे काफ़ी जो से जे कॉल आई, मेरी टीम ने मुझे बताया कि एलसी क्या है और एलसी क्या नहीं है। इस पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा, फीडबैक बहुत अच्छी आ रही है। इसका मतलब है लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, मेरा जो मकसद हयात है, खुशियाँ और इल्म बांटना, वो अचीव होता नज़र आ रहा है। और मुझे इसी बात की खुशी हो रही है कि मैं अल्लाह के हजूर सुर्ख रहूँगा इंशाअल्लाह ताला। आपकी दुआ चाहिए, और अगर आप लोगों की अप्रिसिएशन इसी तरह मुझे हौसला अफजाई होती रही तो मैं वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। और मैं इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से जो नॉलेज अल्लाह पाक ने मुझे दी है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में, वो सारा मैं यूट्यूब पे रख दूँगा, ताकि कभी कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नॉलेज से प्यासा ना रहे। और कोई ऐसा स्टूडेंट जो दूर दराज के इलाके में मेरे तक एक्सेस नहीं है, मेरे इदारे तक, तो यूट्यूब से लर्न कर सके। प्लस अगर कोई अफोर्ड नहीं करता कि फ़ीस, चूँकि जहाँ पे मैं बड़े इदारों में ट्रेनिंग्स करवा रहा हूँ, उनकी फ़ीस अगर ज़्यादा है, अगर वो अफोर्ड नहीं करता तो यूट्यूब से फ्री में भी वो नॉलेज हासिल कर सके। तो अब टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक में क्या था कि एलसी क्या है। एलसी की डेफिनेशन तो हमने कर दी थी डिटेल में, उसकी वीडियो आप दूसरी जगह देख लीजिएगा। एलसी की डेफिनेशन वाली, एलसी की टाइप्स पे भी वीडियोस बना दी, वो भी देख लीजिएगा। प्रोसेस फ्लो पे भी चले गए। अभी मैं फोकस करना चाह रहा हूँ सिर्फ एक पॉइंट पे, दैट इज़ व्हाट ए लेटर ऑफ क्रेडिट इज़ नॉट, कि एलसी क्या नहीं है। एलसी क्या है उस पर तो हो गया, यानी एक डेफिनेट अंडरटेकिंग ऑफ द बैंक। जो बैंक एलसी इशू कर देता है उसकी तरफ से एक अंडरटेकिंग है, डेफिनेट अंडरटेकिंग है, बट विद कंडीशंस है। तो अगर एलसी आ गई तो आपकी पेमेंट एज एन एक्सपोर्टर सिक्योर है, लेकिन साथ कंडीशंस हैं वो हमने फुलफिल करनी होती हैं। अब क्वेश्चन रह जाता है व्हाट ए लेटर ऑफ क्रेडिट इज़ नॉट। एलसी क्या नहीं है, उस पर जैसे मैं हमेशा रेफरेंस दे देता हूँ कि सारा नॉलेज मैं कंप्लीट इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस मैनुअल से शेयर कर रहा हूँ। उसका चैप्टर 8 है, 5वें एडिशन का, जिसका चैप्टर का टाइटल है व्हाट इज़ एन एलसी और ए लेटर ऑफ क्रेडिट डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग। उसके पेज 70 पे आए तो वहाँ पे टाइटल दिया हुआ है व्हाट ए लेटर ऑफ क्रेडिट इज़ नॉट। उसमें 2 पॉइंट्स हैं। इस पर मैं क्या लिखा, वाइल बोथ एप्लीकेंट्स एंड बेनिफिशरीज बेनिफिट फ्रॉम द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लेटर ऑफ क्रेडिट। इसमें कोई शक नहीं कि एलसी इशू कराने वाला और जिसकी फेवर में एलसी इशू हो रही है, दोनों ही इसके फ़ायदे लेते हैं। एलसी को दोनों ही उसमें सिक्योर होते हैं, दोनों ही अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक उससे बेनिफिट लेते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एप्लीकेंट्स एंड बेनिफिशरीज टू रिकग्नाइज व्हाट ए लेटर ऑफ क्रेडिट इज़ नॉट। और ये बड़ा अहम है कि एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर, सेलर और बायर, दोनों इसको रिकग्नाइज कर रहे हैं कि लेटर ऑफ क्रेडिट क्या नहीं है। क्या नहीं है, पॉइंट 1 में लिखा हुआ है इट इज़ नॉट एन अनकंडीशनल गारंटी ऑफ पेमेंट टू एनीवन। ये अनकंडीशनल गारंटी नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि इशू बैंक ने एलसी इशू कर दी, गारंटी दे दी तो पेमेंट आपको मिलनी ही मिलनी, ऐसा नहीं है। उसका कंडीशन है, क्या है, ए लेटर ऑफ क्रेडिट यानी एलसी अश्योर्स पेमेंट टू ए बेनिफिशरी। बेनिफिशरी को एलसी इशू बैंक पेमेंट की गारंटी देता है, अश्योरिटी देता है। बेनिफिशरी कौन, एक्सपोर्टर, सेलर, बेचने वाला, जिसकी फेवर में एलसी इशू हुई है। ओनली, सिर्फ किस चीज़ की, ओनली इफ़ इट्स टर्म्स एंड कंडीशंस आर फुलफिल्ड।
थ्रू द प्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रिक्टली कंप्लाइंग डॉक्यूमेंट्स। अंडरटेकिंग सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में है अगर जो बेनिफिशियरी है, जो एक्सपोर्टर है, जो सेलर है, एक्सपोर्ट करने के बाद डॉक्यूमेंट्स एलसी के एन मुताबिक ही प्रेजेंटेशन करता है। एलसी की तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस को कंप्लाई करते हुए उस पर जो डेडलाइंस दी गई हैं, जहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, वहीं पे क्या टाइम फ्रेम पे देने हैं, उसके मुताबिक कंप्लाई करें तो फिर ही ये अंडरटेकिंग है। द वैल्यू ऑफ सच assurance ultimately depends upon the commercial liability of the bank providing its undertaking and the political and foreign exchange stability of the country in which the bank is located। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, 3 पॉइंट्स वहाँ पर मेंशन किए हैं कि ये जो आपको अश्योरेंस मिली है, जो गारंटी मिली है, उसमें 3 पॉइंट। पहला क्या है? कमर्शियल लाइबिलिटी ऑफ द बैंक, जिस बैंक ने एलसी इशू की है उसकी डिपेंड कर रहा है बैंक कौन से, एंड पॉलिटिकल, और पॉलिटिकल सिनारियो क्या है। जैसे आजकल पाकिस्तान का हुआ है, अल्लाह पाक की ज़ात पाकिस्तान को सुरखरू करे, वी लव पाकिस्तान, और पाकिस्तान बना है अल्लाह के नाम पे बना है और इंशाअल्लाह ताला हमेशा रहेगा, इसमें कोई शक नहीं किसी को होना चाहिए। लेकिन आजकल थोड़े हालात थोड़े क्रिटिकल हो गए हैं। तो पॉलिटिकल पोजीशन क्या है, पॉलिटिकल सिनारियो क्या है, एंड फॉरेन एक्सचेंज स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री, उस कंट्री की फॉरेन एक्सचेंज की स्टेबिलिटी क्या है। जैसे कि पाकिस्तान में आजकल फॉरेन एक्सचेंज के इश्यूज आए हुए हैं, आपको अहम टर्म्स में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से अप्रूवल लेके फिर ट्रांजैक्शन हो रही है। बैंक्स अगर एलसीज इशू कर रहे हैं, जो नॉर्मल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से अप्रूवल लेके एलसी इशूज़ की जाती हैं, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एफई मैनुअल चैप्टर 13 में टाइप्स लिखी हुई हैं कि सिर्फ उसी टाइप्स की एलसी इशू होगी तो फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से अप्रूवल ली जाएगी। आजकल उससे बियॉन्ड काम हो रहा है। इवन उस एलसी जो एलसी इशू हो चुकी है, जब उसकी पेमेंट करनी है तो उस वक्त फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से रिज्यू किया जा रहा है। कुछ नई डेवलपमेंट्स हुई हैं, जैसे चैप्टर 84 की भी अप्रूवल बेस पे चला गया। तो ये 3 चीज़ें हैं, यानी वो बैंक, उस कंट्री का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और उस कंट्री की फॉरेन एक्सचेंज स्टेबिलिटी। और दोस्तों एक और चीज़ बड़ी आप ध्यान में रखिएगा कि किसी भी कंट्री का जो लॉ होता है वो हमेशा सुपरसीड करता है जो आईसीसी के रूल्स को हैं, जिनके तहत एलसी इशू हो रही होती है, और जो रूल्स हैं आईसीसी के, जो सीपीसी स्टैंडर्ड है, जिस तरह से बहुत अदर रूल्स भी हैं। तो किसी भी कंट्री का जो लॉ है वो आईसीसी के रूल्स को सुपरसीड कर रहा होता है। इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, डिटेल में ब्रीफ करूंगा कि उसका मीनिंग क्या है, और उसके एग्जांपल्स दूंगा, बताऊंगा कि कहाँ का प्रॉब्लम हुई है। बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं जहाँ पे लोगों ने कहा था कि हमने तो एलसी इशू कर ली, तब हम सिक्योर हो गए, और उस कंट्री ने, जिस कंट्री से पेमेंट आ रही थी, वहाँ पे उन्होंने स्टे ऑर्डर ले लिया कोर्ट से, तो पेमेंट होल्ड हो गई। अच्छा, आगे चलते हैं जी। ये था एक पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? इट इज़ नॉट ए प्रोमिस दैट द गुड्स डिस्क्राइब्ड इन द प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट्स हैव इन फैक्ट बिन डिलीवर्ड। जो बैंक एलसी इशू कर रहा है वो इसकी गारंटी नहीं दे रहा कि कोड्स वाकई ही डिलीवर हो गए, क्योंकि उसने डॉक्यूमेंट्स की बेस पे पेमेंट करनी है। और अगर प्रेजेंटेशन एलसीआर साइट पे है, एलसीआर साइट की टाइप है, प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट्स हो गई है और डॉक्यूमेंट्स नीट एंड क्लीन है, कोई उसमें ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई, गुड्स डिलीवर नहीं हुए, तो पेमेंट तो एलसी के टर्म्स के मुताबिक हो चुकी होगी। हो सकता है ट्रांसफर टाइम ज़्यादा हो और शिपमेंट भी बाद में आनी है। तो गुड्स एक्चुअली फिजिकली डिलीवर हुए या नहीं हुए उसकी गारंटी नहीं है ये एलसी जो है।
Banks deal with documents, not goods or services and or performances. The quantity and quality of goods shipped ultimately depend upon the honesty and integrity of the seller, which has manufactured or packaged the goods and arranged for delivery. Quality इसी तरह quantity, दोनों की बात हो रही है. At the buyer's request, the letter of credit may require that the seller present, हाँ, क्वालिटी और क्वांटिटी एग्जैक्ट है या नहीं है, वो भी एलसी उसको सिक्योर नहीं करती. उसको सिक्योर कैसे किया जाए, उसका भी सोल्यूशन दिया गया. द लेटर ऑफ क्रेडिट मे रिक्वायर दैट द सेलर प्रेजेंट laboratory testing certificates or inspection certificates along with the other documents to verify the quality or quantity of goods. Quality और quantity दोनों को इंश्योर करने के लिए सर्टिफिकेशंस हुए, इंस्पेक्शन हुए, उसके सर्टिफिकेट्स इशू हुए. अब हाँ, अगर एलसी में 46 एक क्लास में जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वहाँ पे ये सर्टिफिकेट भी मांगा हुआ है, सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी. लेट्स से कि आप एसजीएस से इंस्पेक्शन करवाते हो और एसजीएस सर्टिफिकेट इशू कर दिया क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का, और उस लेटर में, उस सर्टिफिकेट में ये मेंशन है कि ये क्वालिटी एज पर गिवन स्पेक्स, जो उनको स्पेक्स दी गई, जो एग्रीड की गई, उसके मुताबिक नहीं है और क्वांटिटी भी पूरी नहीं है, तो फिर बैंक पे लाजम है, एलसी इशूइंग बैंक पे, कि वो पेमेंट होल्ड कर दें. ऐसे सिक्योर कर सकते हैं. सिंस दिस इन्वॉल्व्स सम एक्सपेंस, द बायर एंड सेलर टिपिकली एग्री बिफोर हैंड ऑन द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ दीज सर्विसेज. जिसमें पहले एग्री करना होता है कि इसके एक्सपेंस किसने लेने हैं. ये एक्सपेंस इनकर करेगा एक्सपोर्टर या इंपोर्टर. तो ये जब निगोसिएशन हो रही होती है, जब सेल्स कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो रहा होता है, ये सारी चीज़ें उसमें एग्री कर ली जाती हैं. और जो आपका सेल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो एग्रीमेंट है जिसमें दोनों पार्टियों ने साइन करने होते हैं, वो द मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है. एलसी तो उसके बाद इशू हो रही है. अगर अल्लाह न करे कभी पे कोर्ट का डिस्प्यूट चला गया, चाहे एलसी में काम हो रहा है, तो पहले आपसे सेल्स कॉन्ट्रैक्ट मांगा जाएगा, एलसी बाद में मांगी जाएगी. द मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आपका सेल्स कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए उस पर टर्म्स एंड कंडीशन बड़े ध्यान से एग्री किया करें. मैं सेल्स कॉन्ट्रैक्ट पे भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि जब कोई एसएमई सेक्टर यानी छोटी अमाउंट का जो ट्रांजैक्शन करने वाला जो एक्सपोर्टर या इंपोर्टर है ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उसका तो सेल्स कॉन्ट्रैक्ट में भी 1-2 पेजेस का है. जब मैं कोई प्रोजेक्ट इंपोर्ट करता हूँ, लेट्स से कभी मैं अपनी कंपनी का प्लांट इंपोर्ट कर रहा हूँ, पूरी फैक्ट्री इंपोर्ट कर रहा हूँ 20 अरब रुपये का, तो उसमें हमारा जो सेल्स कॉन्ट्रैक्ट है वो 50-60 पेज पे चला जाता है. इतनी ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशन डिटेल में चले जाते हैं कि किसी किस्म का भी इंसिडेंट हो तो उसको कवर कैसे करना वो हमने दिया होता है. तो इसमें मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आप सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करें तो किस तरह से करना चाहिए. तो उम्मीद है आज का जो टॉपिक है मैंने उसके साथ जस्टिस किया होगा और आपको उसका फ़ायदा ज़रूर इंशाल्लाह ताला पहुँचेगा. आप कोई भी क्वेश्चन है तो वो जो कॉन्टैक्ट नंबर शो रहेगा वीडियो पे, वहाँ पे रिकॉर्ड करवा देगा, मेरी टीम मुझे बता देगी. और किस टॉपिक पे मज़ीद वीडियो मुझे बनानी चाहिए वो मुझे आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा. इंशाल्लाह ताला मैं उस पर वीडियोस बनाता जाऊँगा. और तब तक वीडियोस बनती रहेंगी, तब तक जब तक मेरे पास जितना नॉलेज है वो सारा नॉलेज ख़त्म नहीं हो जाता. और अगर अल्लाह पाक की ज़ात ने चाहा तो नॉलेज कभी ख़त्म नहीं होता. मैं मज़ीद सीखता जाऊँगा और मज़ीद वीडियोस बनाता जाऊँगा. दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने आप से मोहब्बत करें, अपने प्यारे वतन पाकिस्तान से मोहब्बत करें. यकीन जाने इस जैसा खूबसूरत मुल्क दुनिया में और कहीं नहीं है. सिर्फ
देखने वाली आँख होनी चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।